नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो हमारे सिलेबस से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और हाल ही में चर्चा में भी है। टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी। आप सभी को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है और सीधे सीधे भी ये सवाल कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो भोपाल गैस त्रासदी से जो हाल ही में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी जो इनर स्टोरीज हैं, वो सब जो बाहर निकल के आई हैं, उनसे रिलेटेड या उनको देखते हुए हमारे सिलेबस के किस किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या इससे कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर डाल सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें हमारे सिलेबस में किस तरह से इस घटना का उपयोग किया जा सकता है और किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे कैसे, एक तो पेपर फर्स्ट पार्ट बी का जो यूनिट है डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे ये सीधा लिंक है। उसमें प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, इसमें किस किस तरह से चीज़ें काम करती हैं वो इस पूरी गतिविधि से समझा जा सकता है। कैसे, क्या ऐसा नया हुआ है? देखो, एक तो एक वेब सीरीज आई है द रेलवे मैन, उसमें इस चीज़ को बहुत गहराई से दिखाया गया है कि अंदर की उस रात क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरह से लोगों ने एफर्ट लगाए, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब चीज़ें उसमें सीखी जा सकती है या देखी जा सकती है। दूसरा, इसमें कई सारे आर्टिकल्स तो आ ही सकते हैं क्योंकि अभी भी कई सारी इस केस में पिटीशन लगी हुई है और ये केस चर्चा में बना रहता है। तो इन सब को देखते हुए और जैसे और जो हमारा एक टॉपिक है, एक पेपर है एथिक्स, उसमें इन सब से बहुत सारी चीज़ें ली जा सकती हैं। कई जैसे इसमें कॉरपोरेट एथिक्स है वो ली जा सकती है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो डिजास्टर प्रिपरेशन है वो सब चीज़ें देखी जा सकती हैं और ऐसे में तो इससे कई बिंदु लिए ही जा सकते हैं। निबंध में तो कई बिंदु देखे जा सकते हैं। तो इसमें हम इसको किस तरह से लिंक करेंगे या किस तरह से हम देखेंगे, इस जो ये ट्रेजेडी है, जो ये त्रासदी है, इसको हम तीन पार्ट में देखते हैं। एक तो पूर्व आपदा, प्री डिजास्टर, एक आपदा के दौरान और एक आपदा के पश्चात। इनमें हम इसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें क्या क्या घटनाएं हुई और उनको हम किस किस तरह से इसमें समझ सकते हैं। पहले संक्षेप में हम पूरी घटनाएं देख लेते हैं कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ। ये सब जगह इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बात है 2 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर इवनिंग या लेट इवनिंग से लेकर 3 दिसंबर की मॉर्निंग तक पूरा खेल हुआ है। लगभग एग्जैक्ट बताएं तो 10:40 PM रात्रि में, जहां से वर्कर्स ने ये पहली बार नोटिस किया कि लीकेज हो रहा है, और लगभग 12:45 AM या लगभग 1 बजे जब कंपनी वालों को या वर्करों को ये समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़ा हादसा है, तब तक पूरा खेल हुआ है। इस टाइम के दौरान ही पूरा खेल हुआ है। जैसे ही वर्कर ने देखा कि साहब लीकेज है और उन्होंने अपने सुपरवाइजर से कहा कि साहब लीकेज हो रहा है, सुपरवाइजर ने किसी भी कारण से इसे कहा कि देखते हैं, और कुछ सामान्य कदम उठाते हुए
टी ब्रेक के बाद इस घटना को गहराई से संज्ञान में लिया गया। इसी दौरान हो सकता है कि मेजर कारण ये भी रहा हो कि इसी दौरान शिफ्ट चेंज हो रही थी, शिफ्ट में बदलाव था, या जैसे शिफ्ट होती है ना कि एक 12 बजे तक की शिफ्ट, एक 12 बजे के बाद की शिफ्ट, यानी पुराने वर्कर जा रहे थे और नए वर्कर आ रहे थे। तो इस संक्रमण काल के दौरान भी हो सकता है कि ज्यादा ध्यान ना दिया गया। कंपनी के जितने भी सुरक्षा मानक थे वो लगभग या तो बंद थे या खराब थे, ठीक है, या उनको जानबूझकर डिस्कनेक्टेड कर दिया गया था। जानबूझकर मतलब कि ठीक है, इनका रोज तो उपयोग में आते नहीं है, तो उसी तरह से उनकी, यहां बोलेंगे, एक तरह से उपेक्षा की गई थी, इग्नोरेंस था, उपेक्षा की गई थी। आखिर ऐसा क्यों था? एक कंपनी यूनियन कार्बाइड जो लगभग 100 वर्षों से अपना उद्योग चला रही थी और बहुत बड़े बड़े देशों में, ऐसा नहीं कि केवल इसने भोपाल में जहर की फैक्ट्री खोली, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित बड़े बड़े देशों में इसके कारखाने थे। और 1969 में स्टैब्लिश, भारत में स्टैब्लिश, भोपाल में स्टैब्लिश होने वाली एक कंपनी जिससे दावा किया जा रहा था कि ये कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बदलाव ला देगी और कृषि के लिए वरदानकारी होगी। क्यों? क्योंकि ये कीटनाशकों कीटनाशकों को बनाती थी। कीटनाशकों के लिए जो रसायन थे उनको ये बनाती। और चूंकि हमारी कृषि कीटनाशकों आदि के माध्यम से बहुत नुकसान भुगतती थी, तो ऐसा देखा जा रहा था कि ये एक वरदान के रूप में साबित होगी, और हुई भी। इनिशियली ये कंपनी बहुत प्रॉफिट में चली और खूब इससे पेस्टिसाइड्स बिकने लगे और भारतीय कृषि को फायदा होने लगा। पर जैसे ही इसके कॉम्पिटिटर्स आए और इसके प्रोडक्ट, इसकी मोनोपोली खत्म हुई, अन्य प्रोडक्ट बहुत सही दाम पर बिकने लगे, वैसे ही ये कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चलने लगी, बहुत घाटे में चलने लगी। अब जैसे ही कोई कंपनी लॉस में चलती है, घाटे में चलने लगती है, वो तो वह सबसे पहला कदम उठाती है कॉस्ट रिडक्शन, खर्चा कम करना या लागत कम करना। इसने भी वैसा ही किया, और इसने लागत कम की उन चीज़ों में जो यदा कदा ही काम आती थी, और ये सब चीज़ें थी सुरक्षा मानकों से रिलेटेड या सुरक्षा से संबंधित प्रणालियाँ। जैसे वॉल्व बंद, कई प्रेशर वॉल्व थे जो काम नहीं कर रहे थे, एक इस तरह का स्क्रबर था, या इस तरह का आप चेम्बर मान लो या यूनिट मान लो, जिनमें से ये जहरीले गैसें निकाल के और उस चेम्बर में डाली जाती थी और वहाँ जला दी जाती थी, वो बंद था। क्यों? क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय तो ये कंपनी चालू ही नहीं थी, मतलब अक्टूबर 1984 से यह कंपनी बंद थी, फंक्शनिंग नहीं थी, बंद थी। और इसमें जो MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC था, वो केवल स्टोर्ड था, भरा हुआ था सिलेंडर्स में कि भाई ठीक है कभी काम आएगा या जब भी रिक्वायरमेंट होगी काम आएगा। तो सिर्फ उसको मेंटेन किया जाता था, सुरक्षा के रूप में उसको सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता था, ये इंश्योर किया जाता था। तो घाटे में चलने वाली इस कंपनी ने सुरक्षा मानकों की व्यापक उपेक्षा की, एक ही नहीं, व्यापक उपेक्षा।
सुरक्षा मानक। कैसे कैसे क्या क्या था देखो, एक तो 3 सिलेंडर थे वहाँ पर। एक सिलेंडर को हमेशा खाली रखना था ताकि उसमें कुछ इमरजेंसी के समय गैस ट्रांसफ़र किए जा सके। उसमें भी MIC भरी हुई थी। एक नाइट्रोजन का लेवल था ताकि लिक्विड नाइट्रोजन से वह गैस दबी रहे और या रिएक्टिव ना हो ज़्यादा, वो लेवल मेंटेन नहीं था। जिस चैम्बर में जहरीली गैसों को नष्ट करते थे वो चैम्बर बंद था। कई सारे अलार्म थे कर्मचारियों के लिए भी और आसपास में रहने वाले लोगों के लिए भी। वो अलार्म भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे थे। एक टेम्परेचर का अलार्म था कि जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाए उसके लिए वो अलार्म बजे, वो भी फंक्शनिंग नहीं था। इस तरह के बहुत सारी चीजें थी जिनकी उपेक्षा की गई और ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। अचानक होने वाली घटना नहीं थी। कई सारे सिग्नल्स मिले, आवाजें उठाई गई कि इसमें ठीक नहीं हो रहा है। स्टार्ट करें हम तो जैसे 1981 में मोहम्मद अशरफ नाम के कर्मचारी की मृत्यु हो गई लीकेज से। तब भी इसे इतना गंभीर नहीं लिया गया। एक केशवानी करके पत्रकार थे, आई थिंक राजकुमार केशवानी, इन्होंने हर जगह मीडिया में जितना हल्ला कर सकते थे कि हुजूर भोपाल शहर को बचा लीजिए, हुजूर भोपाल शहर ज्वालामुखी पर बैठा है, अभी नहीं बच पाए तो मिट जाए। इस तरह के कई सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे। इवन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, CM कार्यालय तक में खूब आवेदन दिए, परंतु फिर भी नजरअंदाज किया गया। इससे बहुत पहले लगभग 1975 में एक BUCH, एक MN बुच प्रशासक थे ये, और ये नगर निगम, भोपाल नगर निगम को चला रहे थे उस समय। इन्होंने क्लियर बोल दिया था कि इस UC या इस कंपनी को बंद कर दीजिए। क्लियर रिकमेंडेशन की थी इन्होंने। उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चूक, बहुत सारे आवाजों को दबाने का परिणाम या इस उपेक्षा का परिणाम ये हुआ कि 2 दिसंबर से 3 दिसंबर की रात, ये जो रात थी, इसमें लोग सोते के सोते रह गए। लाखों लोग मरे और पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों तक, बहुत रिसेंट रिपोर्ट थी कि कुछ सालों पहले तक जो संतान उत्पत्ति हुई वो विकलांग या किसी न किसी तरह से उसमें कोई ना कोई कमी थी, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटी। तो इस तरह का व्यापक प्रभाव इस त्रासदी का पड़ा। यह त्रासदी सभी के लिए उस समय एक मतलब बहुत ही कल्पना विहीन या बिल्कुल अकल्पित घटना थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या होना है। इवन जैसे वहीं से 4-5 किलोमीटर दूर जो अहमदिया अस्पताल था, वहां पर ऐसा कहते हैं कि लगभग 5 मिनट में 1000 पेशेंट आ गए। मतलब जो 1200 बेड का अस्पताल था वहां 4000 से ज्यादा पेशेंट भर्ती थे। जैसे पेशेंट बोलते जा रहे थे वैसे ही डॉक्टर रिएक्ट करता जा रहा था।
वो बोल रहा था कि भाई मुझे सांस लेने में तकलीफ है, तो डॉक्टर ने ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन उस गैस से और रिएक्ट करके और वह मरीज जल्दी ही खत्म हो जा रहा था। ये डॉक्टरों को पता ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों को तो यही नहीं पता था कि हो क्या रहा है। डॉक्टरों ने यूनियन कार्बाइड में भी फ़ोन करके पूछा, तो यूनियन कार्बाइड के जो चिकित्सीय या जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी कोई इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने भी बोला कि आँख में जलन है तो ठीक है, सामान्य ड्रॉप डाल दीजिए या गीली पट्टी डाल दीजिए। मतलब कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या एग्जैक्ट फीडबैक का कमी थी, ताकि अगर मान लो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती तो डॉक्टर्स या जो भी जहां भी जो तैनात था वह अपनी समझ के आधार पर तो कुछ बेस्ट डिसीजन लेता, जैसा कि कोविड में लिया गया। कोविड भी तो एक अभूतपूर्व ही घटना थी। मतलब इतने बड़े लगभग 125-150 करोड़ जनता को घर में बंद रखना, को घर में सुरक्षित रहने के लिए राजी करना और सब चीजें स्मूथ चलाना। और देखो वहां भी कोविड में भी जैसे ये घटना और कोविड की घटना बहुत कुछ सिमिलर है। जब अपन देखेंगे ना कि 1984 का रेस्पॉन्स और 2019 का रेस्पॉन्स, हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज एक्सपर्टाइज कोऑर्डिनेशन इनमें बहुत बदलाव हुआ, लेकिन हम इन दोनों घटना के कंपैरिजन से समझेंगे कि कैसे जो ये हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट और इन सब की जो क्षमताएं बढ़ी, जो हमने स्किल्स डेवलप की, जो एक्सपर्टाइज डेवलप की, जो कोऑर्डिनेशन डेवलप किया, जो एनडीएमए एक्ट से हमारी क्षमता निर्माण उससे कितना सुधार हुआ है, ये दोनों घटना की तुलना से समझा जा सकता है। कोविड में भी कोई इलाज या कोई दवाई नहीं थी और इसमें भी डॉक्टर्स को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। लेकिन इसमें इस घटना में जो विभागीय समन्वय है, मतलब जो विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो एकदम लेकिन था। ना यूनियन कार्बाइड के कर्मचारियों ने सही इनपुट दिए, वो भी इवन कुछ हद तक तो लास्ट तक छुपाते ही रहे ताकि उन पर ब्लेम ना आ जाए। और जब केस हुआ तो यूनियन कार्बाइड ने तो भारत सरकार और वहां के कर्मचारियों को दोषी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हमको जो आवश्यक सुरक्षा मानक थे वो लेने से रोका गया या हमको खुली छूट नहीं दी गई, नहीं तो हम इस पर बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन करते। कर्मचारियों के लिए आरोप लगाया कि उन्होंने मनमानी की, जो प्रोसीजर थे उनको फॉलो नहीं किया। रहे वहां पर तो सेफ्टी मेजर्स ही फेल थे। कर्मचारी क्या करते, कर्मचारियों ने खूब किया बेचारों ने जो उनसे हो पाया। जैसे वेब सीरीज में आपने देखा कि वो कर्मचारी मर गया पर उसने उसको लीकेज को बंद किया। अगर केवल 40 टन ही गैस फैली थी, गैस तो बहुत थी, अगर पूरी गैस फैल जाती तो आसपास का एरिया ही खत्म हो जाता। लगभग 40 से 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र ही प्रभावित हुआ था। उसमें इतनी बड़ी त्रासदी हुई, मतलब आज तक की विश्व में इंडस्ट्रियल जो डिजास्टर है, जो औद्योगिक त्रासदी है, उनमें बहुत बड़ी त्रासदी है। और ये घटना कई घटनाओं का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का अभाव, मेंटेनेंस का अभाव, इवन भारत सरकार ने भी ये माना कि प्रॉपर कानून भी नहीं थे, तभी तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाए बाद में, और उसमें उद्योग का एक अलग प्रावधान रखा गया और उद्योग का सेक्टर एक अलग रखा गया। तो ऐसी घटनाओं से बहुत बड़े सीख मिलती है और एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पे जाता है। और उसके बाद जैसे मान लो 2004 का जो सुनामी आया, उसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाए। आज देखो साइक्लोन और इस तरह की त्रासदियों को हैंडल करने में जो हमारा वर्कफोर्स है, जो हमारा दल है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो काफ़ी हद तक सक्षम है, काफ़ी क्षमताएं हमने सुधारी। तो वहाँ पर
इस तरह की दिक्कतें थी। ये तक क्लियर नहीं हो पाया था कि ये कौन सी गैस है। जैसे कई बोल रहे थे कि भाई MIC लीकेज हुई है, फॉस्जीन भी इसमें हो सकती है और साइनाइड भी हो सकता है। तो एक सोडियम थियोसल्फेट करके एक एंटीडोट का रिकमेंडेशन किया गया कि भाई आप इसको लगाइए, और बाद में उन डॉट्स को लाया भी गया और लगाया भी गया तो सुधार भी हुआ, लेकिन फिर भी उसको पीछे हटा लिया गया कई कारणों से। बाद में ICMR ने भी कहा कि अगर वो लग जाता, वही उपयुक्त था, वही जो एंटीडोट था सोडियम थियोसल्फेट का वही उपयुक्त था, अगर वो लग जाता तो काफी हद तक जानें बचाई जा सकती थी। क्यों वो दूर कर लिया गया? एक पहले जब इनिशियली रेस्पॉन्स आया तब तो यूनियन कार्बाइड ने ही उसको पीछे कहने नहीं, ये क्लेम मत करो कि साइनाइड, नहीं तो अपने ऊपर ब्लेम ज्यादा आएगा, इस तरह का रिपोर्ट में दावा किया जाता है। बाद में एक जर्मन डॉक्टर यहाँ पर लगभग 50,000 एंटीडोट्स लेके आए और सुधार भी हुआ जब मरीजों को दिया, लेकिन एक मरीज उससे कोलैप्स कर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये अफवाह फैल गई कि जर्मन डॉक्टर ने इस एंटीडोट से इस व्यक्ति को मारा, तो रोक दिया गया सब चीजें। और भाई है भी, देखो जैसे हमने कोविड में देखा कि प्रॉपर ट्रायल्स के बिना कोई भी टीका या कोई भी दवाई देना बहुत बड़ी रिस्क है। जैसे आज भी कई जगह दावे किए जाते हैं कि जो कोविड के दौरान जो टीके लगे उनके कोविड के बाद कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ गई, कई लोग बोलते हैं कि उनके कई एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के कि उनका स्वास्थ्य उसके बाद से ठीक नहीं रहता है, बहुत सारे स्थायी चेंजेस आ गए। तो बिना ट्रायल्स के या जल्दबाजी में इस तरह के जब इनिशिएटिव लिए जाते हैं, इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं, परंतु उठाना भी मजबूरी होता है। जैसे कोविड में इन टीकों के माध्यम से कोविड को कंट्रोल कर लिया गया, कई लोगों की जान बचा ली गई। इसी तरह से अगर भोपाल केस त्रासदी में शायद वो एंटीडोट्स लगा देते तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। पर यही वो टाइम होता है, यही वो क्रूशियल आवर्स होते हैं, यही वो गोल्डन आवर्स होते हैं जिनमें जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप में एक्सपर्ट्स भी आ गए और हमारा नेतृत्व भी आ गया, राजनेता, प्रशासक सभी। इनको क्रूशियल डिसीजन लेने होते हैं, इनको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होती है। इनके एक छोटे से छोटा डिसीजन बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, तो ये उसमें भी देखा गया। बहुत सारे लोग थे, जैसे रेलवे के वो इंचार्ज थे, सुपरिटेंडेंट थे, भुरवे साहब और दस्तगीर जी। उन्होंने अपने स्तर पर बहुत शानदार भूमिका निभाई। मतलब सोचो कि वो रेलवे पे तैनात थे, उन्होंने गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस को जल्दी रवाना किया। भुरवे साहब ने पहले वाली ट्रेन को सीधा निकल जाने के लिए कहा, अपनी जान तक गंवा दी उसमें। दस्तगीर जो वेब सीरीज में दिखाया गया कि खुद की जान की परवाह किए बिना या अपने परिवार जो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर रहता था वो भी खतरे में था, उसकी सोचे बिना उन्होंने अथक प्रयास और एक डेडिकेशन से, एक संपूर्ण एक टोटल कमिटमेंट से वहाँ के लोगों की सेवा की और कईयों की जान बचाई। तो जैसे जो एथिक्स और इन सब में हम पढ़ते हैं, मतलब हम हवा में ही एग्जाम्पल देते जाते हैं, जबकि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम वहाँ पर एकदम वो डेडिकेशन का पिक्चर बनाता है, डेडिकेशन का इमेज, वही इतना बड़ा कमिटमेंट। तो इन लोगों ने, इन अनसंग हीरोज ने इस तरह की भूमिका निभाई और उस पूरी बहुत बड़ी त्रासदी में ये इनके कंट्रीब्यूशन से जान बचती गई, चीजें कंट्रोल में आती गई और अंततः
इन्होंने बहुत सारे जिंदगी जीवन बचाने में सक्षम रहे। तो इस तरह की त्रासदी में पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ड्यूरिंग द डिजास्टर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भाई सही से इंफॉर्मेशन पास हो, सही से गाइड किया जा सके कि क्या क्या चीजें हुई हैं, किस तरह का रसायन निकला है और क्या क्या इसके लिए किया जा सकता है। अगर पब्लिक स्फीयर में ये सही सूचना रहेगी तो एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ भी सही सलाह दे पाएंगे और जनता भी अपने अनुकूल कदम उठा सकेगी। जैसे कोविड में बिल्कुल बता दिया गया भैया ये इस तरह का है, ये इतनी दूरी रखनी है, ये 20 सेकंड तक आपको सैनिटाइजर से हाथ धोना है, बाहर नहीं निकलना है, बहुत सारी चीजें बता दी गई जिससे उस घटना को कंट्रोल करने में, कोविड को नियंत्रित करने में बहुत लाभ मिला। पोस्ट डिजास्टर में बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, केस हुए, इंडियन गवर्नमेंट ने यूनियन कार्बाइड को दोषी ठहराया, यूनियन कार्बाइड ने सरकार पर दोषारोपण किया, अंततः 800 करोड़ का मुआवजा मिला, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं, वह पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ियों का प्रभाव पड़ा है, मतलब मुआवजा थोड़ी उसका कुछ हो सकता था। पर ये इतना बड़ा लेसन था, इतना बड़ी सीख थी कि इससे हमारे जो उद्योग हैं, जो खतरनाक उद्योग है, अब आप सोचो कि भोपाल में इस तरह की जहर की फैक्ट्री थी और उसके आसपास लगभग 20% भोपाल की जनसंख्या थी। इतने लोग हताहत हो सकते थे अगर ये छोटे छोटे जो बेचारे उस घटना में इन्वॉल्व थे, ये अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं करते, ये अपना इंडिविजुअल त्याग बलिदान नहीं देते, तो बहुत सारी जनता उससे प्रभावित हो सकती थी। फिर एक्ट लाए गए, जो यूसी के जो डायरेक्टर जो भी थे उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, और बहुत सारी पिटीशंस हुई और अंततः ये सबक मिला कि बहुत मजबूत कानून होने चाहिए, सिक्योरिटी रेगुलेशंस और जो मॉनिटरिंग है इनको बहुत मजबूत किया जाना चाहिए। तो देखो यही जनता में भी अवेयरनेस आई। पहले जो जनता जो इस ऐसे जहर की फैक्ट्री के बगल में रह रही थी, जिनको सिर्फ ये देख रही थी ठीक है यार हमको इससे रोजगार मिल रहा है और एक रूटीन लाइफ हो गया था कि ठीक है ऐसा थोड़ी होगा कि इतना सब है प्रोटेक्शन। पर जनता ने कई बार आवाज उठाई थी, कई यूनियन के लीडर्स ने भी विरोध किया था कि आप इसको प्रॉपर मेंटेन कीजिए, पर उतने दबाव, मतलब जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उतने एक्टिव नहीं थे और कंपनी विदेशी थी और सरकार से भी उसका मतलब जो भी था, सरकार भी ऐसी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करती ही है ताकि चाहे ऐसा नहीं कोई नेगेटिव वे में, पर पॉजिटिव वे में भी उनको भूमि अलॉट करनी होती है, उनको सहायता करनी होती है ताकि चीज़ें चलती रहें। तो इस पूरी इग्नोरेंस का परिणाम ये हुआ कि बहुत जाने गई और बहुत सारी जीवन पीढ़ियां बर्बाद हुई या उनको नुकसान हुआ। इसी तरह का कोविड का भी हमारा एग्जाम्पल था। लेकिन कोविड में इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के अच्छे प्रवाह के कारण, सही दिशा निर्देश, तकनीकों का उपयोग कि वे ऑनलाइन ही मॉनिटरिंग करते थे, प्रॉपर गाइडलाइंस देना कि आप डिस्टेंस बनाइए, हाथों को क्लीन रखिए, और इन सब के माध्यम से उस त्रासदी को काफ़ी हद तक रोका गया। तुरंत रिसर्च की गई, टीके डेवलप किए गए और जितना प्रोटेक्शन बॉडी का हो सकता था वो प्रोटेक्शन किया गया और हताहत या जो लाइफ का लॉस था उसको मिनिमम किया। तो इन त्रासदियों के माध्यम से हमको एथिक्स में लीडरशिप, डेडिकेशन, त्याग, है ना, दूरदृष्टिता, जैसे कई पत्रकारों ने फ्री एंड स्ट्रॉन्ग मीडिया, इस कई एस्पेक्ट यहाँ पर मिलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो
सेंदाई फ्रेमवर्क में किया गया कि भैया जो स्थानीय समुदाय है वो सबसे सशक्त होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वही उस डिजास्टर को फेस करता है। ये यहाँ पर स्पष्ट देखा गया कि वो जो आसपास की जनता थी वही सबसे ज्यादा सफर हुई, उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। फिर ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स रेगुलर होती रहती तो पूरी चीजें उनकी दुरुस्त होती, क्या क्या प्रावधान लेने हैं, किस तरह से डिजास्टर को कंट्रोल करना है, पर ड्रिल्स ही नहीं होती थी। ठीक है, जो डिजास्टर मॉनिटरिंग कमेटी जो जिले में होती है वो इंस्पेक्शन करती है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखती है, उस तरह का नहीं हुआ। तो देखो इन सब चीज़ों से बाद जनता जागरूक हुई, इन घटनाओं से जनता में जागरूकता आई, प्रशासन जागरूक हुआ। तो देखो बाद में भी कई ऐसी जो रिस्की साइट्स थी जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट प्लान किए गए थे, वहाँ पर जनता ने व्यापक विरोध किया। अब कई लोग इसको एंटी डेवलपमेंट भी, विकास के विरुद्ध भी मानते थे, ये ऐसे भी आर्टिकल्स आए, पर कुछ हद तक डर भी था कि एक तरह से बगल में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना मतलब एक तरह से बॉम्ब ही, न्यूक्लियर बॉम्ब ही इंस्टॉल कर रहे हैं। और यही तो कारण है कि कई सारे यूरोपियन देशों ने इसको फेज मैनर में हटाने का प्लान बनाया है, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है। तो कहने का मतलब, हालांकि सब एनर्जी के सोर्स भी इम्पोर्टेंट है, केमिकल्स भी इम्पोर्टेंट है, बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पर इनका प्रॉपर रख रखाव, सुरक्षा की निगरानी इम्पोर्टेंट है। और इस दृष्टि से जीरो टॉलरेंस बरतना एकदम आवश्यक। तो इस घटना को आप और ब्रॉडर वे में जहाँ से भी आप सीख सकते हैं उसका सीखिए, एनालिसिस कीजिए और आगामी आने वाले मेंस में उपयुक्त जगह इसका प्रयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।